हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे यूनिट 3 का शायद लास्ट टॉपिक है ये, क्रॉस रिएक्शन एंड मर्कस थ्योरी। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इतनी गारंटी देता हूँ कि आप इसको चाहे कहीं से भी पढ़ लो, मतलब बहुत कम समझ में आएगा, बहुत ही कम समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं इसको इजी तरीके से यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ कि कैसे इसको समझा जा सकता है। इजी से इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो चैनल में लास्ट तक बने रहिए और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा भी जो है हौसला बढ़ता रहे। ठीक है, और आपके लिए मैं ऐसा जो वीडियो लाता रहूँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा लीजिए, है ना, बेल आइकन को ठोक दीजिए, है ना। तो क्रॉस रिएक्शन क्या होता है ये हम सबसे पहले समझेंगे। देखो, हमने क्या पढ़ा है, इनर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, ETR। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन में दो टाइप पढ़ा है हमने। ठीक है, एक तो इनर स्फीयर और एक आउटर स्फीयर। ठीक है, तो इनर स्फीयर में तो क्या हो गया अपना, हमने देख लिया कि एक कॉम्प्लेक्स जो है ब्रिज बनाता है और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है एक एटम, एक मेटल से दूसरे मेटल में। आउटर स्फीयर में क्या होता है, दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। यहाँ ब्रिजिंग नहीं होती है ना, यहाँ पे ब्रिजिंग नहीं होती। ये केवल क्या करते हैं, कोलैप्स करते हैं, लेकिन इनका स्फीयर जो है कंटेन रहता है। स्फीयर मतलब बदलता नहीं है, ब्रिज नहीं बनाते और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। मतलब ये एक ऑक्सीडाइज होता है, एक रिड्यूस होता है। रेडॉक्स रिएक्शन जो हमने पढ़ा है, अगर नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में जाके आप देखिए। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन का। तो मैं इसको फिलहाल यहाँ पे मिटा देता हूँ। ठीक है, तो ये जो क्रॉस रिएक्शन है एक तरह से आउटर स्फीयर मैकेनिज्म का ही टाइप है। हमने क्रॉस रिएक्शन में एग्जांपल क्या लिया था, सेम टाइप के मॉलिक्यूल लिए थे, सेम टाइप के कॉम्प्लेक्स लिए थे, उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन करवाया था, फ्रैंक कॉन्वेंट प्रिंसिपल का करवाया था। लेकिन अगर यही रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, अगर दो अलग अलग मेटल आयन वाले कॉम्प्लेक्स के बीच में होता है तो इसको हम क्रॉस रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, क्रॉस रिएक्शन जैसे दो रिएक्शन ये हो गया। ठीक है, Fe(n)6 4 माइनस, Fe(n)6 3 माइनस, ये 4 माइनस वाला एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, Fe(n)6 3 माइनस वाले को दे देगा 1 इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो जाएगा, +3, मतलब ऑक्सीडाइज हो गया, सॉरी -3, -4 था, -4 से कहाँ चला गया, -3 ऑक्सीडाइज हो गया और सामने वाले को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। ये क्या था, -3 तो -4 हो गया। ठीक है, उसी टाइप से दूसरा रिएक्शन ये है, इरिडियम हेक्साक्लोरो इरिडिएट। ठीक है, 2 माइनस और ये क्या है 3 माइनस, दोनों को वही सेम कॉम्प्लेक्स है। एक इलेक्ट्रॉन 3 माइनस वाले से कहाँ चला गया, 2 माइनस वाले में चला गया, तो इसकी स्थिति ऐसी हो गई। ठीक है, ये भी क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, आप ना रेडॉक्स रिएक्शन देखो ही, है ना, रेडॉक्स रिएक्शन देखो ही तभी समझ में आएगा। तो अगर हम ये दो सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन इसको कहते हैं। ठीक है, सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन मतलब अपने ही तरह के क्या बोलना चाहिए, मेटल वाले कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है तो इसको हम सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन कहते हैं। अगर इसी दोनों रिएक्शन को हम क्रॉस करा दें, ठीक है, क्रॉस करा दें तो क्या हो जाएगा, हमको क्रॉस रिएक्शन मिल जाएगा। ये क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया, ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे Fe(n)6 4 माइनस को इरिडियम 6 2 माइनस के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, Fe(n)6 3 माइनस और Fe(n)6 3 माइनस, ये रहा प्रोडक्ट। तो ठीक है, तो इसको चूंकि सेम सेम टाइप का है तो इसलिए मैं इसको 1 1 नाम दे दिया हूँ। ये भी सेम सेम टाइप का है तो इसको मैं 2 2 नाम दिया हूँ। आप A B B कर सकते हो। ठीक है, और दोनों का ये क्रॉस रिएक्शन क्या कहलाएगा, AB या फिर 1 2 कहलाएगा। ठीक है, तो इसका जो रेट कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, K स्मॉल K 1 2, स्मॉल K 1 1, स्मॉल K 2 2, है ना। जैसा रिएक्शन है उसी के आधार पे हमने उसको नाम दिया है। ठीक है, तो ये तो होता है क्या, क्रॉस रिएक्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं मर्कस थ्योरी। मर्कस थ्योरी क्या किया, इसमें क्या बताया गया है, ये जो क्रॉस रिएक्शन है और जो सेल्फ एक्सचेंज दो ठो रिएक्शन है ना, दो ठो क्या है, सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन है, उसके बीच में क्या रिलेशन है उसको समझाया गया है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है।
सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन और क्रॉस रिएक्शन के बीच में रिलेशनशिप को बताया गया है, किसमें? मर्कस हस थ्योरी में। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट, रिएक्टेंट डिफ्यूज होगा बट स्फीयर रिमेन रहेगा। रिएक्टेंट क्या होगा? एक दूसरे के नजदीक आएगा, लेकिन ये जो स्फीयर है मतलब कॉम्प्लेक्स एक दूसरे पे मिलेगा नहीं, वो क्या होगा? एकदम रिमेन रहेगा। बस क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। ठीक है। शॉर्ट डिस्टेंस फास्ट, जितना नजदीक ये आएगा, जितना नजदीक आएगा उतना ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या होगा? ज्यादा अच्छे से होगा, मतलब रिएक्शन क्या होगा? फास्ट होगा। रिएक्शन फास्ट होगा, हम वहां पे भी समझेंगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट है डेल जी का मान क्या होना चाहिए? नेगेटिव जितना आएगा उतना फास्ट होगा। देखो कोई भी सिस्टम होता है, मान लो ये एक सिस्टम है, यहां से क्या हो गया? डेल जी निकल रहा है, मतलब माइनस हो रहा है। ठीक है, फ्री एनर्जी निकल रही है, तो इस सिस्टम का एनर्जी क्या हो जाएगा? घटने लगेगा, मतलब ये क्या होगा? स्टेबल होने लगेगा। तो डेल जी का मान जितना नेगेटिव होता है, जितना घटता है, उतना सिस्टम क्या होता है? स्टेबल होता है। तो इस रिएक्शन में जितना डेल जी का वैल्यू नेगेटिव होगा, K12 का वैल्यू जितना बढ़ेगा उतना डेल जी का मान क्या होगा? माइनस होगा, हम देखेंगे बाद में। मतलब डेल जी का मान जितना नेगेटिव होगा उतना क्या होगा? रिएक्शन फास्ट होगा, रिएक्शन ज्यादा, प्रोडक्ट की ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है। जब फाइनल प्रोडक्ट बनता है तो जो नजदीक नजदीक आए हैं मॉलिक्यूल, वो डिफ्यूज होता है, हो जाते हैं कितने? किसमें? फार अवे, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस ही है, समझो। और फोर्थ है रिलेशन बिटवीन सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन एंड क्रॉस रिएक्शन। तो यहाँ पे हमने सेल्फ रिएक्शन देखा है, सेल्फ रिएक्शन ये दो है, और ये क्या है? क्रॉस रिएक्शन है। दोनों को हमने नेमिंग कर ली है 1 2 1 1 2 2। ठीक है। अब इसका हम रिलेशन देखेंगे, मर्कस हस रिलेशन। ठीक है, मर्कस हस रिलेशन। तो मर्कस हस रिलेशन आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है, किसी बुक में उतना डिटेल में मिलता भी नहीं है ना। सीधा सीधा आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है कि K12 इजिकल टू हाफ K11 और कैपिटल K12 इंटू F12। अब यहाँ पे K12 क्या है? K12 यहाँ पे देखो रेट ऑफ क्रॉस रिएक्शन है। ठीक है। K11 और K22 क्या है? रेट ऑफ सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन है, मतलब ये दोनों है, ये वाला और ये वाला क्या है? रेट ऑफ सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन का है। और K11 क्या है? स्मॉल के है ना, सब सारे क्या है? स्मॉल के हैं। के रेट ऑफ क्रॉस रिएक्शन है ये। ठीक है। अब Z की वैल्यू कहाँ पे देखने को मिलता है? F की वैल्यू जब हम देखते हैं, F12 की वैल्यू क्या होता है? log K12, ये K क्या है? कैपिटल K है स्क्वायर। ठीक है, ये कैपिटल के नहीं है, ये क्या है? स्मॉल के है शायद। एक सेकेंड, एक सेकेंड। ठीक है, चलो मैं नोट्स में क्लियर कर दूंगा। ये क्या है? कैपिटल के ये है। यहाँ पे क्या है? कैपिटल के लॉग स्मॉल के 1 1 स्मॉल के 1 2 अपॉन जेड स्क्वायर। ये जेड यहाँ पे क्या है? बाकी की वैल्यू मालूम है, एफ की वैल्यू को समझने के लिए जेड की वैल्यू समझना पड़ेगा। तो जेड क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी से दो मॉलिक्यूल या दो कॉम्प्लेक्स क्या है? टकरा रहे हैं। टकरा रहे हैं लेकिन मिक्स नहीं हो रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं बट मिक्स नहीं हो रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका स्फीयर रिमेन रहता है। ठीक है, स्फीयर क्या होता है? रिमेन रहता है, पहले के जैसा ही रहता है, जैसे पहले था वैसे ही है, बस इलेक्ट्रॉन का संक्रमण हो गया, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो गया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं? F12 की वैल्यू 1 के बराबर होती है, लगभग लगभग 1 के बराबर, 0.8 0.9 1 इस टाइप से इसकी वैल्यू होती है ना। 12 F12 की ये क्या है? कांस्टेंट वैल्यू हो गया। इसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है, समझ लो। हर रिएक्शन के लिए अलग अलग होगा लेकिन फिक्स होगा। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट जो है उसको हम लॉग फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, लॉग स्मॉल के 1 2 लॉग स्मॉल के 1 1 लॉग स्मॉल के 2 2 और लॉग स्मॉल के, ये स्मॉल के नहीं है, ये क्या है? कैपिटल के है, कैपिटल के 1 2। ठीक है, अब इस फॉर्म में क्या समझ में आ रहा है कि अगर हम रिएक्शन में K12 का वैल्यू बढ़ाते हैं, K12 का वैल्यू बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा? log K12 का वैल्यू बढ़ेगा, और log K12 का वैल्यू बढ़ेगा तो हमारे पास एक रिलेशन है डेल जी का। डेल जी इजिकल टू आर नेचुरल लॉग है, ये क्या है? ln नेचुरल लॉगरिथम K12। ठीक है, नेचुरल लॉग K12।
अब यहाँ पे K12 का वैल्यू बढ़ाने पर क्या होगा, डेल जी का मान यहाँ पे नेगेटिव आपको दिख रहा होगा, -RlnK2, तो ये क्या होगा, ज़्यादा नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे हमने देखा था कि डेल जी का वैल्यू जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उतना ही रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। डेल जी का वैल्यू जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उतना ही रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन के लिए और क्रॉस रिएक्शन के लिए डेल जी की वैल्यू कैसे कैसे रेफर करती है। तो ये रहा जो यहाँ पे क्या है, डेल जी बढ़ता हुआ क्रम में हम दिखाते हैं इधर, ठीक है। रिएक्शन यहाँ पे रिएक्टेंट है, यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट धीरे धीरे अपनी फ्री एनर्जी को इंक्रीज करता है क्योंकि उसको रिएक्शन करना होता है। यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होगा। अब इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होने के बाद में क्या हो जाएगी, यहाँ पे डेल जी का वैल्यू कम होने लगेगा और यहाँ पे आके रुक जाएगा, ठीक है। तो डेल जी का वैल्यू हम कहाँ से कहाँ तक लेंगे, यहाँ से यहाँ तक लेंगे। डेल जी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, माइनस हो रही है, नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव डेल जी वैल्यू आ रही है। मतलब सेल्फ रिएक्शन का जो स्टेबिलिटी होगा, जितना डेल जी निकलेगा उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। उसी टाइप से क्रॉस रिएक्शन की बात करें तो ये भी रिएक्शन कोऑर्डिनेट है इधर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, डेल जी की वैल्यू में ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो डेल जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव आएगी, ठीक है। ठीक है जी, माइनस डेल जी क्या होगा, ज़्यादा आएगा। तो ये जो रिएक्शन होगा आप क्या कह सकते हो, फास्ट होगा। रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। इसी रिलेशन को मैंने यहाँ पे बताया है कि K12 का वैल्यू क्या होगा, जो सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन है उसकी तुलना में ज़्यादा फास्ट होता है, ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है। और K11 और K2, K11 या तो बड़ा होगा या K22 बड़ा होगा, या फिर क्या हो सकता है, दोनों का स्थिति इक्वल भी हो सकता है, लगभग लगभग सेम भी हो सकता है। तो इसका डिफाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जो है K12 मतलब क्रॉस रिएक्शन में होने वाला जो एनर्जी परिवर्तन है या रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा, फास्ट होगा, ठीक है। ये क्या मिल गया हमको, एक रिलेशन मिल गया, किसके किसके बीच में रिलेशन मिल रहा है, क्रॉस रिएक्शन और सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन के बीच में, ठीक है। और किस टर्म में मिल रहा है, थर्मोडायनेमिकली और काइनेटिकली, ठीक है। थर्मोडायनेमिकली और प्लस काइनेटिकली, है ना। इसकी स्टेबिलिटी को हम बता सकते हैं। तो क्या है, बहुत लंबा टॉपिक है, मैं बहुत शॉर्ट में इसको आपको समझा दिया हूँ, जितना समझ में आ गया है उतना ही है। बाकी जो नोट्स है उसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, वो सब आप पढ़ो। जितना सारा चीज़ मैं समझाया वो लिखा हुआ है, एक बार फिर से देख लो। ये क्या था, क्रॉस रिएक्शन है, ये सेल्फ रिएक्शन है। दोनों को हम क्या कर दिए, कंबाइन कर दिए, दोनों को एक रिलेशन में बांध दिए। रिलेशन में बांधने के बाद हमको क्या मिला, हमको एक रिलेशन मिला जो कि क्या कहलाता है, मर्कस हस रिलेशन कहलाता है, ठीक है। और आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेट गेट सेट एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन बनता है कि डेल जी का वैल्यू, K2 का मान अगर आपको दे दिया है तो फिर डेल जी का वैल्यू निकाल के आपको बताना है कि कौन सा रिएक्शन कितना फास्ट होगा, ठीक है। यहाँ से क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है, ओके। अब क्या बताऊं मैं आपको, यहाँ पे पहले हमने अभी हमने क्या बताया, आउटर स्फीयर मैकेनिज्म के लिए बताया, ठीक है। आउटर स्फीयर मैकेनिज्म के लिए बताया। रिसेंटली जो स्टडी हो रही है वो क्या हो रहा है, इनर ऑर्बिटल मैकेनिज्म के लिए भी क्या दिया जा रहा है, मर्कस हस थ्योरी दिया जा रहा है, जो अभी तक जो है आया नहीं है। आ भी गया होगा तो सिलेबस में नहीं आया है, ठीक है। सिलेबस में नहीं आया है, उसको हम कह रहे हैं कि सिलेबस में नहीं आया है। तो आप जो है क्रॉस रिएक्शन को अच्छे से डील करना है। केवल मैं यहाँ पे एक लाइन लिखा हूँ तो आपको एक लाइन लिख के छोड़ नहीं देना है, ठीक है। क्रॉस रिएक्शन को यहाँ पे मैंने समझाया ना, इसको लेके वैसे ही इसको लेके आपको समझाना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मेटल दूसरा है, ये वाला मेटल क्या है, दूसरा है। अब इसके बीच में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। आयरन क्या कर रहा है, अपने एक इलेक्ट्रॉन को किसको दे रहा है, Mn को। अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँ तो Mn क्या है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। भाई कैसे निकला, देखो ऑक्सीजन में 2 माइनस चार्ज होता है, 4 ऑक्सीजन में है, मतलब 4 ऑक्सीजन में कितना माइनस चार्ज हो जाएगा, 8 माइनस चार्ज हो जाएगा, ठीक है। 8 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। दिख कितना रहा है यहाँ पे, 1, ठीक है। 8 में से 1 माइनस करोगे तो 7 कहाँ खा गया, मैग्नीज खा गया, इसलिए 7 में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, जो 7 नेगेटिव को क्या कर दिया, मेंटेन कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है।
इसी तरह से यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन निकाल के देखो, यहाँ दिख कितना रहा है 4 माइनस, होना कितना चाहिए, साइनाइड में 1 माइनस होता है तो 6 माइनस होना चाहिए, दिख कितना रहा है 4, मतलब 2 कहाँ गया, 2 आयरन मेंटेन किया है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये 2 प्लस होगा। अब यहाँ पे Mn की बात करें तो Mn यहाँ पे क्या है 6 प्लस में हो गया, क्योंकि 2 माइनस यहाँ दिख रहा है, ये 4 छूटा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 3 नेगेटिव दिख रहा है, मतलब 3 6 में 3 घटाओगे तो क्या होगा 3 प्लस, ये हो गया आपका 2 प्लस से 3 प्लस में, और 7 प्लस से 6 प्लस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये तो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका था, ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को देखिए, पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, है ना। एग्जाम भी अब आने वाला है, 2-3 महीने में आप लोग का एग्जाम भी हो जाएगा, तो तैयारी को पर जोर दीजिए। चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन जो है बहुत ही शुभ हो।